अंडर द एरोबिक कंडीशन, इट इज़ द डैश डैश में क्या आएगा, एनारोबिक, है ना, एनारोबिक, ठीक है आगे बढ़ो। इट ऑकर्स मेनली इन द डैश एंड डैश, किस में होता है, इट ऑकर्स इन मैनी डैश एंड डैश। It occurs mainly in prokaryotes and unicellular eukaryotes. अब देखना इसमें ये बोला है कि यूकैरियोट में जो होगा वो सिर्फ यूनिसेलर में होगा, यूकैरियोट होंगे तो यूनिसेलर के लिए में होगा। प्रोकैरियोट बहुत सारे हैं, मतलब प्रोकैरियोट ज़्यादा में हो जाएगा, लेकिन जो यूकैरियोट है उनमें सिर्फ किस में होगा, यूनिसेलर, मल्टीसेलर में नहीं होगा, है ना। तो अब क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट अपने पास क्या कि अपने पास कि मल्टीसेलुलर यूकैरियोट में फर्मेंटेशन होता है कि नहीं होता, है ना। तो रॉन्ग हो जाएगा, तो फर्मेंटेशन ऐसे बोलेंगे, फर्मेंटेशन ऑकर्स इन मैनी प्रोकैरियोट एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। नहीं, रॉन्ग, यूनिसेलर में होगा, यानी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होगा, बड़े में नहीं होगा ना, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होगा, बड़ों में तो होगा नहीं। चलो अब अल्कोहल फर्मेंटेशन की बात करते हैं। अब फर्मेंटेशन कितने टाइप का है अपने पास, 2 टाइप का है, कल भी दिखा था अपन ने, एक तो अल्कोहलिक और एक लैक्टिक एसिड। अब अल्कोहल में क्या होता है, हेयर पायरुविक एसिड जो है वो वन मॉलिक्यूल, पायरुविक एसिड फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू CO2 एंड एथेनॉल। यहाँ पे पायरुविक एसिड जो बना था वो अब काय में कन्वर्ट होगा, CO2 में और एथेनॉल में। द एंजाइम डैश पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज कैटलाइज दीज रिएक्शंस। मतलब देख, पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेस और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। तो ऐसा क्यों है, 2 एंजाइम का नाम क्यों पड़े हैं इनके। पहला तो ये कि उस पायरुविक एसिड को हटाना था, पायरुविक एसिड को तोड़ना था, है ना, इसीलिए उन्होंने बोला कि पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेस। दूसरा अल्कोहल बन रहा है इसलिए अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। एक मिनट, पायरुविक एसिड से CO2 बन रहा है ना, इसलिए पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज है, और अल्कोहल बन रहा है इसलिए अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, है ना। तो ये डीकार्बोक्सिलेज और डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम होगा, ठीक है। अब बोल रहे हैं वो कि भैया ईस्ट पॉइजन देमसेल्फ टू डेथ व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल रीचेस अबाउट डैश 13%। 13% का मतलब ये होगा कि 13 ml अल्कोहल बनेगा 100 ml में से ना, 13 ml अल्कोहल होगा 100 ml पानी में, है ना। इसका मतलब 100 ml सॉल्यूशन में, 100 ml सॉल्यूशन में, है ना, यही मतलब। तो इतने परसेंट पर ही क्या हो जाएगा, ईस्ट डेथ हो जाएगी ईस्ट की। तो इसका मतलब ये होगा कि 13% से ज़्यादा अल्कोहल बनेगा ही नहीं कभी, ईस्ट से 13% ज़्यादा अल्कोहल कभी नहीं बनेगा। तो जो अल्कोहल बिकती है बाजार में उसमें तो कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है, कैसे बनेगा अल्कोहल फिर इतना ज़्यादा, कैसे बनता है फिर ये क्या बोलते हैं, एक बार बताना है प्लीज। ईस्ट बोल रहे हैं वो, ईस्ट पॉइजन देमसेल्फ टू डेथ व्हेन द कंसनट्रेशन ऑफ अल्कोहल रीचेस अबाउट डैश। मतलब 13% अल्कोहल आएगा कंसनट्रेशन, तो ईस्ट अपने आप को पॉइजन कर देंगे, मतलब मार डालेंगे वो, है ना। अगर 13% हाँ, तो जो मार्केट में एक्स्ट्रा वाली बिकती है ना, एक्स्ट्रा कंसनट्रेशन, उसमें क्या होता है, कंसनट्रेशन करेंगे उसका, मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे उसका। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब कंसंट्रेशन कम कर देंगे, नहीं नहीं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब जो बना लिया अल्कोहल ही उससे फिर उसका कंसनट्रेशन करेंगे, पानी उड़ा देंगे उसका, अच्छा ठीक है ना। मतलब से ज़्यादा डाइल्यूट करें, डाइल्यूट नहीं, कंसनट्रेट करेंगे उसे। अच्छा मतलब 100% चाहिए अपन को, पानी उड़ा देंगे तो पानी उड़ जाएगा। लैक्टिक कंसंट्रेशन रखना पड़ा। हाँ, अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात कर रहे हैं, वो तो टेम्पोररी नहीं था, अलग से होता था। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करें, हेयर पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड टू डैश, ठीक, नॉर्मल सी बात है, तो हो गया लैक्टिक एसिड इतने जल्दी। तो अपन ने क्या बोला, कुछ बैक्टीरिया में होता है, सम बैक्टीरिया, ठीक है। अब दीज रिड्यूस, अब इसमें क्या बोला है, द रिड्यूसिंग एजेंट डैश इज रीऑक्सीडाइज्ड इनटू NAD+। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है इनमें, एंड रिड्यूसिंग एजेंट देख NADH+ जो है ना वो तो, हाँ NADH+ जो है ना, वो अपना रिड्यूसिंग एजेंट है ना, और वो रीऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, NAD+ में, इन द बोथ द प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो, लेकिन एनर्जी होती है ना। हाँ, एनर्जी का मॉलिक्यूल है ये, है ना। तो ये मॉलिक्यूल जब तक ATP नहीं बनेगा तब तक थोड़ी एनर्जी होगी, ठीक है।
तो ये जो है ना, इसमें यूज़ तो होता नहीं है ये। हाँ, ये दोबारा से क्या बन जाता है, हाँ, दोबारा से क्या बन जाता है, NAD+। ठीक है। अब इन एनिमल्स व्हेन ऑक्सीजन इज इनएडिक्वेट, जब एनिमल में क्या होता है, इन एनिमल ऑक्सीजन इज इनएडिक्वेट ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, पायरुविक एसिड इन द मसल्स इज रिड्यूस टू डैश, लैक्टिक एसिड, और पायरुविक एसिड इन डैश, इन लैक्टिक डिहाइड्रोजनेस। अच्छा, बाय एंजाइम का लैक्टिक डिहाइड्रोजन। तो जो बन रहा है उसमें डिहाइड्रोजन लगा दो, जैसे अल्कोहल बन रहा है अल्कोहल डिहाइड्रोजन लैक्टिक। डिहाइड्रोजनेस मतलब जितना भी जो एनर्जी वगैरह से रिलेटेड होगा, हाइड्रोजनेस, डिहाइड्रोजनेस। डिहाइड्रोजन का लो, डिहाइड्रोजन का मतलब डिहाइड्रोजन निकाल लेना उसमें से। क्या हाइड्रोजन निकाल लेना ना? हाँ, निकाल दिए, रिड्यूस हो जाता है। जब कोई चीज़ रिड्यूस हो रही है, कोई चीज़ अगर रिड्यूस हो रही है तो उसका मतलब तो होता है कि उसमें हाइड्रोजन ऐड करना चाहिए होता है ना। हाँ, तो पायरुविक एसिड जो था उसका रिडक्शन होगा, और वो रिडक्शन होकर क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो उसका एंजाइम का नाम क्या बोल दिया, लैक्टिक डिहाइड्रोजनेस, है ना। तो लैक्टिक डिहाइड्रोजनेस क्यों बोला होगा वैसे, हाइड्रोजनेट करना था, है ना, पता नहीं, छोड़ो। जब लेकिन मैं ऐसे जरूर याद रख सकता हूँ, जो बनता है ना, जो बनता है उसमें आगे डिहाइड्रोजनेस लगा दो। हाँ, तो जो बन जैसे अल्कोहल बना तो अल्कोहल तो मतलब एक्चुअल में मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन का एडिशन होता है। हाँ, हाइड्रोजन का एडिशन ही होगा। NADH+ जो H+ था वो NAD+ बना, तो हाइड्रोजन का एडिशन ही हुआ है वैसे तो, है ना। फिर ये क्यों बोल देते हैं डिहाइड्रोजनेस, ठीक है। अब इसको देख लेंगे। तो अपन को क्या बोलना कि जो बने उसमें क्या लगा दो आगे, डिहाइड्रोजन। तो नाम हो जाएगा एंजाइम का, ठीक, क्लियर कहानी, डिहाइड्रोजनेस, हाइड्रोजनेस, ठीक है, क्लियर कहानी। अब बोल रहे हैं कि भैया नेट ATP प्रोडक्शन फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज डैश। जो नेट ATP मॉलिक्यूल होगा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, वो कितना हो जाएगा, 2 ATP। 4 ATP ग्लाइकोलिसिस से बने थे और 2 इसमें यूज हो गए थे, देखिए लाइन लिखी इंपॉर्टेंट। तो 2 बचे थे ना। हाँ, देख, वही 4 तो हो, 4 एटीपी बने थे अपने, उसमें से 2 अपने यूज हो गए थे। हाँ, कहाँ यूज हुए थे 2 यूज हो गए थे या किसी चीज में 2 यूज हुए थे, क्योंकि भाई अपने साहब। 4 बने थे और अपन ने बोला था 2 बचे हैं। सबसे पहले फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना था उसमें, हाँ, और फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट था, उसमें यूज हो गए थे 2 ATP, ठीक है। तो 2 चलो बचे भैया, थे। हाँ, तो अपन ने इसमें पूरे प्रोसेस में अभी तक क्या देखा, अपन ने देखा कि अल्कोहल डिहाइड्रोजन, अल्कोहल फर्मेंटेशन होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। अल्कोहल फर्मेंटेशन में अल्कोहल और CO2 बनता है, लैक्टिक एसिड वाले में लैक्टिक एसिड बनेगा, सिंपल, है ना। और एंजाइम कौन से लगेंगे, जो बन रहा है उसमें एक बार और प्लीज। पागल पंचायत। फर्मेंटेशन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, अल्कोहल फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। हाँ, आप बनता है ना। अल्कोहल फर्मेंटेशन में क्या बनता है, एथेनॉल बनेगा और CO2 बनेगा, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में बनेगा लैक्टिक एसिड ही बनेगा, सिंपल, है ना। लैक्टिक एसिड मसल से बनता है, और लैक्टिक एसिड वाले में ऑक्सीजन तो दोनों में नहीं रहेगा, चलो, है ना, फर्मेंटेशन है तो। और हाँ, एंजाइम क्या जो बन रहा है उसमें डिहाइड्रोजनेस लगा दो, जैसे अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस और लैक्टिक डिहाइड्रोजनेस, ठीक है। इसके बाद ठीक 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 बस। और ईस्ट जो अपने आप को पॉइजन कर लेता है 13% पे, है ना। हाँ, ये हो गया। और जो फर्मेंटेशन है वो कहाँ होता है, प्रोकैरियोट्स में होता है, और सिर्फ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में होता है। यूकैरियोट्स में बात करें तो सिर्फ यूनिसेलुलर में होता है, मल्टीसेलुलर में नहीं होता, ठीक है। बस हो गया, फाइनली खत्म। अब अपन चलते हैं, अच्छा ATP कितने बने, 2 बनेंगे, सिंपल, ये तो ATP 2 बन रहा है। अब आ जाओ कहा स्टेप इन्वॉल्व इन द फर्मेंट, इतनी सारी प्रोसेस 2 ATP बन रहा है, बताओ कितनी घटिया बात है, 2 ATP बस। इतनी मेहनत करने के बाद भी क्या मिलेगा, 2 ATP, ठीक है ना। तो और 2 से खुश रहेगा, जीवन वैसे ही छोटे। अब इसने क्या बोला, नहीं, और ज्यादा बनेंगे ना, बेचारा मेहनत कर रहा है, करेगा वो। द स्टेप इन्वॉल्व इन द फर्मेंटेशन आर शोन बिलो। अब देखो ये डायग्राम बना है इसका, ग्लूकोज से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना, फिर उसने NAD+ और NADH निकाला बाहर, है ना। ये तो ग्लाइकोलिसिस ही है, ये बनी है ना, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड तक, ये तो वही है अपनी कौन सी ग्लाइकोलिसिस, ये दी है उसमें शॉर्ट में, और इसमें NADH+ बना है बाद में यहाँ पर, ठीक। अब लैक्टिक एसिड बना, तो ये NADH जो है वो NAD पे कन्वर्ट हो गया, NAD में। यहाँ भी पायरुविक एसिड से नीचे वाले में भी NADH से NAD में कन्वर्ट हो गया, एथेनॉल या CO2 बन गया। यानी 2 रास्ते दिए, एक लैक्टिक एसिड का और एक एथेनॉल का, ठीक।
तो दोनों रास्तों में एक चीज़ कॉमन है कि भैया Na++ बन रहा है दोनों में, तो उसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Na++ क्या बन रहा है, किससे क्या बन रहा है, मतलब कुल मिला के तो Na++ से NaDH+ से H Na बन गया। इनके पास अगर ETS होता ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता, तो इनकी और ATP बन जाते। सोचो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है इनके पास, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ डैश। सेल का पावर। सेल की हो। चलो इसके बाद अपन चलते हैं ड्रॉबैक ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का ड्रॉबैक क्या है? एनर्जी प्रोडक्शन इन इज लिमिटेड। एनर्जी प्रोडक्शन कैसा होता है? लिमिटेड, लेस देन -% 7%। of energy in the glucose is released and not all the of is trapped as a high energy bond of dash। 80। मतलब सिर्फ 7% एनर्जी निकलती है, 7% से कम भी, वो भी ATP में स्टोर नहीं हो पाती पूरी, है ना। अब हाँ नहीं हो पाती ना, क्योंकि NAD जो NADH+H+ जो था, अगर वो यूज़ हो जाता तो देख ग्लूकोज का फर्मेंटेशन, तो यहाँ ग्लूकोज तो यहाँ भी टूटा है ना। और NADH अगर यूज़ हो जाता तो क्या होता, ज़्यादा ATP बनते, इसलिए पूरे नहीं बन पा रहे। ठीक, इसमें फिर क्या बोलना, हजार्डस प्रोडक्ट एसिड और अल्कोहल फॉर्म, या तो एसिड बनेगा या अल्कोहल बनेगा, तो मतलब बेकार प्रोडक्ट भी बन रहे हैं। ठीक है, हजार्डस प्रोडक्ट डेट आर फॉर्म। ठीक, चलो मतलब खुद को मार सकते, ईस्ट अपने आप को मार लेगा, मतलब सोचो अल्कोहल बना के अपने आप को ही मार लेगा, तो बेकार है ना। और मसल्स में भी पेन होगा, मतलब वो भी बेकार है। तो काम क्या आ रहा है? तो फर्मेंटेशन अच्छा नहीं होता, फर्मेंटेशन बेकार होता है। हाँ लेकिन नशा करना है तो अच्छा है वो फर्मेंटेशन। ठीक है, अब आ जाओ एरोबिक रेस्पिरेशन पर। फर्मेंटेशन का यूज़ भी होता है बहुत ज़्यादा। ये तो उसने टॉपिक दिए, फर्मेंटेशन से अल्कोहल बनती है, तब भी लोग इतना सड़ा के एकदम। हालांकि अपन क्या मतलब किसी और से बोलते पर बड़े। चलो एरोबिक रेस्पिरेशन बात करते हैं। अपन तो चाय की बुराई करेंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? इट इज़ द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डैश रिलीजिंग CO2 वाटर एंड एनर्जी। ये कैसा है? इट इज़ अ डैश ऑक्सीडेशन। और ये पार्शियल था। हाँ वो पार्शियल था। इट ऑकर्स इन डैश, ये तो 9th क्लास के बच्चों को ही पता रहता है, आगे बढ़ जल्दी अपन। फॉर दिस पायरुवेट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। फॉर दिस डैश इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम डैश टू डैश। मतलब ये जो पायरुवेट है वो साइटोप्लाज्म से कहाँ ट्रांसफर हो गया? माइटो। मतलब कितनी अच्छी किस्मत। देखो पहले ग्लाइकोलिसिस से वो बना पायरुवेट, है ना। अब पायरुवेट को पैक करके भेजाया जा रहा है साइटोप्लाज्म से कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर हो रहा है उसका, मतलब है ना। अच्छी बात है, उसकी खुशी की बात है। मतलब उसका अब क्या होगा आगे जाने पर? ग्रैब साइकिल में जाएगा, मतलब वो। एक सेकंड फिर से बता, क्या बोला तुमने अभी? साइटोप्लाज्म से पायरुवेट को कहाँ भेज रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में भेज रहे हैं। हाँ ठीक है, ओके, हाँ आगे। प्रमोशन हो गया ना उसका, ठीक है, अंदर पहुंच गया मैं। चलो सबको छोड़ के अब क्या बोल रहे हैं? द क्रूशियल इवेंट्स इन द एरोबिक रेस्पिरेशन आर। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में क्रूशियल इवेंट कौन कौन से? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय स्टेप बाय रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम। अब इसमें क्या होगा? हाँ ये अच्छे हाइड्रोजन एटम रिमूव होते हैं। देख अच्छा एक और बात है, हाँ सही तो है। देख ओवरऑल देखा जाए तो हो तो ऑक्सीडेशन ही रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन मतलब हाइड्रोजन घटना, और हाँ इसलिए उन्होंने बोला था कि डिहाइड्रोजनेस। ठीक है, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय स्टेप बाय रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम। मतलब सारे हाइड्रोजन एटम को अगर हटा दिया जाएगा धीरे धीरे करके, तो अपन क्या करेंगे? 3 CO2 मॉलिक्यूल निकलेंगे। कितने CO2 मॉलिक्यूल निकलेंगे? 3। अब ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने मॉलिक्यूल निकलेंगे? और यहाँ से समझ, बहुत फोकस ऊपर फोकस है ना। 3 CO2 मॉलिक्यूल निकालने हैं। कितने निकालने हैं? 3। इट इज़ द टेक प्लेस इन द डैश ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये अपने इसमें एकदम परफेक्ट सही दिखाना अपने को। हाँ बिल्कुल, अरे भाई साहब चलो तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय स्टेबल रिमूवल ऑफ द ऑल द हाइड्रोजन एटम लीविंग डैश मॉलिक्यूल्स
मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, इट टेक प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, देखना सबसे इम्पोर्टेंट बात, माइटोकॉन्ड्रिया में कितने हिस्से होते हैं? 2। एक तो होता है उसका, देख पूरे सेल में कितने हिस्से हैं? पूरे सेल में एक तो साइटोप्लाज्म है, हाँ और जिसमें अपन ने ग्लाइकोलाइसिस करी थी। हाँ, फिर उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है सेल के अंदर। और फिर उसका उसमें मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या होता है? मैट्रिक्स होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया की खुद की मेम्ब्रेन होती हैं। तो मेम्ब्रेन जो होती है ना, मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की, उसमें भी एक प्रोसेस होती है, उसमें होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हाँ ये आगे जाके मिलेगा, है ना। और जो मैट्रिक्स है उसमें क्या हो रही है? अपनी क्रैब साइकिल। और जो साइटोप्लाज्म उसमें क्या हो रही है? ग्लाइकोलाइसिस। तो इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये तो बहुत सिंपल हो जाते हैं हालांकि, है ना। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रही है वो भी आ जाता है, ठीक है ना। तो अब ये मैट्रिक्स में कौन हो रहा है? ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट हो रहा है कहाँ? जिसको अपन क्रैब साइकिल बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब बोलेंगे, अभी नहीं बोला इन्हें, ठीक है। बढ़िया, इतनी क्लियर है कहानी। हाँ कंप्लीट एकदम पूरी अच्छे से। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू मॉलिकुलर ऑक्सीजन। अब इन्हें बोला पासिंग ऑफ डैश, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को पास करना है, जो कहाँ से रिमूव हुए हैं? रिमूव एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, जो कि हाइड्रोजन एटम के पार्ट की तरह रिमूव हुए, मतलब जैसे हाइड्रोजन एटम रिमूव होते हैं, तो उसी के साथ इलेक्ट्रॉन भी तो रिमूव होंगे। कहीं से अगर हाइड्रोजन निकल रहा है, इसका मतलब पक्का है कि इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे। अच्छा ऐसा है। हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जब मिल जाते हैं ना, H+ आयन और इलेक्ट्रॉन जब मिल जाता है ना, तभी एक पूरा H आयन H बनेगा। हाइड्रोजन कब बनेगा? जब एक H+ अलग होगा, इलेक्ट्रॉन अलग होगा। तो हाँ। कहीं से तूने H+ निकाल लिए, तो उसके पीछे से इलेक्ट्रॉन भी तो आएगा, हाँ। है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब भैया, अगर हम कहीं से भी अगर H+ निकालेंगे तो उसके साथ इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा, हाँ इलेक्ट्रॉन भी आएगा पीछे से, और फिर उसके बाद तभी तो वो हाइड्रोजन बन जाएगा। हाँ ठीक है। तो हाइड्रोजन बनेगा, तभी उसको हाइड्रोजन कहेंगे, हाइड्रोजन निकला है। तो इसलिए उन्होंने बोला पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स टू डैश O2। O2। अपन ने इसको कहाँ तक भेजना है? इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन तक पहुँचाना है, विद द साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ डैश ATP। इट ऑकर्स इन द डैश ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और एक इम्पोर्टेंट बात है, ये है मतलब थोड़ी एनालाइज करने वाली बात है कि भैया देखो, जो इलेक्ट्रॉन निकले थे वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? ऑक्सीजन के पास गए। जो इलेक्ट्रॉन हाँ। निकले हैं वो कहाँ? ऑक्सीजन। और जो फाइनली हाइड्रोजन निकलेंगे ना, एक हाइड्रोजन, सेकंड, हाँ एक सेकंड रुकना। हाँ पहले नंबर क्या हुआ? जो निकले वो कहाँ गए? जो इलेक्ट्रॉन निकले वो ऑक्सीजन के पास जाएंगे। हाँ तो यही काम है ETS का, तो बस यही काम है कि इलेक्ट्रॉन को कहाँ तक पहुँचाना है? ऑक्सीजन तक, है ना। इसी के साथ साथ इसी के साथ साथ क्या हो जाता है? ATP का सिंथेसिस भी हो गया। अच्छी बात है वो तो, है ना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने लिए हैं, और वो हाइड्रोजन भी ले लेगा कहीं ना कहीं से, है ना। हाइड्रोजन कहीं ना कहीं से नहीं, हाइड्रोजन भी निकलते हैं, हाइड्रोजन भी निकल रहे हैं साथ साथ में, उनको भी ले लेगा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन क्या बना लेंगे? पानी। हाँ तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लेगा और हाइड्रोजन को लेगा, और इन तीनों से दोनों मिला के बना लेंगे आपस में पानी, ठीक है। और ऐसा कैसा रिवर्स हुआ था? कहाँ? फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ था? पानी टूटा था, और टूट के ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन मिले थे। ये इम्पोर्टेंट बात है। लाइट रिएक्शन में क्या हुआ था? हाँ। क्या हुआ था लाइट रिएक्शन में? लाइट रिएक्शन में वही वाटर का टूटना तो हुआ था। बट पानी टूटा था, और पानी टूट के ऑक्सीजन निकला था, और इलेक्ट्रॉन निकले थे, और H+ निकले थे। और उसका एग्जैक्टली उल्टा हो रहा है यहाँ पर ETS में। वहाँ पर ATP, वहाँ पर अपना ATP जो है, उस ATP के साथ तो इसमें कुछ नहीं हुआ। फिर वहाँ पे अपना क्या हुआ था? लाइट रिएक्शन ट्रैप करके अपन ATP बनाया था। यहाँ पे अपना ATP जो है, यहाँ पे भी ATP बनता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से भी ATP बनता है। बट वहाँ से एनर्जी जो आई थी वो सन से आई थी। यहाँ से अपन किसको यूज़ करेंगे? NADH+ को यूज़ करेंगे। NADH को यूज़ करेंगे अपन। क्लियर है कहानी? ठीक है आगे। चलो भैया, अब पायरुविक एसिड एंटर्स द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। पायरुविक एसिड किस में एंटर करेगा? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर करेगा। तो पायरुवेट एंटर्स डैश एंड अंडरगोस डैश ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब ये क्या है? देखो, अपन ने कहा था कितने CO2 बाहर निकालने हैं?
हाँ 3 CO2 बाहर निकालने, 3 CO2 बाहर निकालने तो एक एक करके निकालने पड़ेंगे ना। राइट। और अपन ने कहा था कि अपन को हाइड्रोजन भी बाहर निकालना है, तो हाइड्रोजन को बाहर निकालने को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव, मतलब ऑक्सीडेशन। और CO2 को बाहर निकालने को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। हाइड्रोजन को ये तो आ बाहर, गया मुझे। और हाइड्रोजन का क्या बोल रहे थे अपन लोग? हाइड्रोजन को बाहर निकालना ऑक्सीडेशन, अच्छा और ठीक है। हाँ CO2 को बाहर निकालना ठीक है डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके तो ओके, अपन got it। पूरे नाम को क्या बोलेंगे मिलाकर? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है है ना। ओके। तो अब इन्हें क्या बोला है अपन से कि भैया अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ डैश एंजाइम, पायरुविक डिहाइड्रोजनेज। पायरुविक डिहाइड्रोजनेस, डिहाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन को निकालना, ठीक है। इट नीड्स को एंजाइम्स डैश एंड डैश, NAD+। इसमें को एंजाइम लगते हैं अपने कौन कौन से? NAD+ लगता है और को एंजाइम ए लगता है। तो कोई ये पूछ सकता है कि NAD और H+ और ये को एंजाइम ए क्या है? ये क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में हेल्प करते हैं। हाँ वो तो करते, लेकिन ये को एंजाइम्स हैं। हाँ ये कोएंजाइम। तो NAD+ और को एंजाइम ए है ना अलग से, तो को एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। अब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 NADH मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड। इस प्रोसेस में कितने मॉलिक्यूल बनेंगे अपने? तो NADH। 2 NADH मॉलिक्यूल बने, ठीक है। आर प्रोड्यूस फ्रॉम 2 पायरुविक एसिड। कितने पायरुविक एसिड यूज लिए अपन ने? 2 से 2 NADH बन गए, है ना। 2 से 2 NADH में तो 3, मतलब 1 NADH में तो 3। अच्छा एक बात बताऊँ, तो मतलब 6 बनेंगे। एक इम्पोर्टेंट बात है, हाँ वो। जो फोटोसिंथेसिस थी ना, हाँ। फोटोसिंथेसिस में साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन हो रहा था, उसमें ATP बन रहा था। और जो नॉन साइक्लिक थी ना, उसमें NADP बनता है, हाँ हाँ हाँ। NADP और प्लस ATP। और यहाँ जो बन रहा है, यहाँ पे जिसकी बात हो रही पता है वो क्या है? वो है NADH। तो ये कंफ्यूज करने के लिए कंफ्यूज कर देते हैं, और अपन इसलिए मिस्टेक हो जाती है कभी कभी कि अपन सोचते हैं अपन को तो याद है ना, है ना? इसका तो याद हाँ, रहेगा NADH। अब क्या याद है, अपन ने मेट्रिक भी बताई थी सर ने, है ना, वो विपिन सर ने, कि जहाँ पिया जाएगा ना पी, ये विपिन सर। वो है, मैं बता दूंगा, वो PW के, जहाँ पिया जाएगा ना पी, हाँ वो किसका होगा? फोटोसिंथेसिस का। पी। NADP में पी आ रहा है, हाँ हाँ तो ये किसका होगा? फोटोसिंथेसिस का, पक्की बात है। और अगर NADH में पी नहीं आ रहा, हाँ तो वैसे अपन हाइड्रोजन इधर तब से पीछे तो पड़े हैं हाइड्रोजन के। ऑक्सीडेटिव, फिर उसके बाद तो वो भी NADPH होता है, हो जाता है। फिर इससे भी अपन याद रख सकते हैं। हाँ ये NADH अकेला है, वो NADPH भी हो जाता है वो भी, है ना। तो ये याद रखना है। चलो भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो अब क्या बोल रहे हैं, कितने यहाँ पर क्या बना? 2 NADH बने, 2 पायरुविक एसिड से कितने NADH बने? 2। अब ये दो NADH बनेंगी, इनको अपन बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज़ करके क्या कर लेंगे? ATP में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी तो अपन को काम करना है इनका। चलो भैया अब देखिए एक रिएक्शन लिखी है इसमें, पायरुविक एसिड का एक रिएक्शन कर रहा है कोएंजाइम ए से और NAD+ से रिएक्शन कर रहा है। अब देखो पायरुविक एसिड काय में कन्वर्ट हो जाएगी? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। एक सेकंड, पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम प्लस NAD+ के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो पायरुविक एसिड काय में कन्वर्ट हुई? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। जो कोएंजाइम ए था, कोएंजाइम ए वो तो यूज़ हो गया क्योंकि जुड़ गया वो इसके साथ। हाँ हाँ हाँ। राइट। और अब यहाँ इस पूरे इन दोनों में से मिलाकर CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो देख CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, ठीक है एक। अब देख NAD+ काय में कन्वर्ट हो गया? NADH में। तो ओवरऑल देखें तो क्या हुआ, इन दोनों से मिलाकर CO2 बाहर निकला एक, और दो हाइड्रोजन निकल गए, है ना। एसिटाइल कोएंजाइम बन गया नया। तो CO2 बाहर निकले और क्या? CO2 बाहर निकला तो डीकार्बोक्सिलेशन, और हाइड्रोजन बाहर निकले तो अपना ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेटिव अपने पास एसिटाइल कोएंजाइम ए और बन गया, NADH बचा, NADH बचा और CO2 बन गया। कुल मिला के बात यह है कि CO2 जो है वो बाहर निकल चुका एक, और जो NAD था वो NADH में कन्वर्ट हो गया। तो हुआ क्या? डीकार्बोक्सिलेशन भी हो चुका है यहाँ पर, ऑक्सीडेटिव, और तो इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक
ठीक है, वो क्या है, परफेक्ट। तो जब भी आपको बोलेगा कि व्हेन, अब एक प्रोसेस क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, व्हेन NaDH और CO2 इज फॉर्म्ड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। व्हेन क्या बोला? व्हेन NaDH and CO2 is formed this process is called what? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। हाँ। क्या बोला तुमने? हाँ, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, सही है। ठीक, अब इसमें एरो देखो, एरो में क्या लिखा है, यहाँ पे डैश कर देते हैं। चलो अच्छा, कौन सा मेटल यूज हुआ है इसमें? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज और Mg2 मैग्नीशियम। यहाँ पे वो क्या लिख देंगे, यहाँ पे पता क्या लिख देंगे, कैल्शियम+2 लिख देंगे, मैग्नीशियम 2+, है ना। कैल्शियम नहीं हो सकता, आयरन भी नहीं हो सकता। ठीक है, चलो अब एसिटाइल कोएंजाइम ए देन एंटर्स डैश। यार मतलब अपन को ये सब भी कैटलिस्ट वगैरह और ये सब भी याद करना पड़ेगा एकदम एज इट इज। नहीं, जो अच्छा क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल में कौन सा मेटल होता है? क्या बोला? क्लोरोफिल में कौन सा मेटल होता है? क्लोरोफिल में कौन सा मेटल होता है? पता नहीं। मैग्नीशियम। अच्छा, ओके। अपने ब्लड में कौन सा मेटल होता है? आयरन। हाँ, तो ऐसे प्लांट्स में मैग्नीशियम होता है ना। क्या बोला तूने? प्लांट्स में मैग्नीशियम होता है। ठीक है, जैसे अपने में आयरन होता है। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए देन एंटर्स द डैश। एसिटाइल कोएंजाइम ए काय में एंटर कर जाएंगे? ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, यानी कि क्रैब साइकिल। ओके, मतलब अपन आ गए हैं क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल पर आए हैं, लेकिन उसके पहले का इम्पोर्टेंट, सीएसी में आ गए अपन लोग। लेकिन उसके पहले की चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? ये ऊपर की रिएक्शन अपने पढ़ी है ना, ये लिंक रिएक्शन है। और चलो ये चलो स्टार्ट। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का क्या मैटर है? क्रैब साइकिल बोलते हैं इसको, या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे क्या था जो ऊपर अपन ने पढ़ा है? जो ऊपर की जो रिएक्शन है इसको लिंक रिएक्शन बोलते हैं, है ना। ऊपर की जो रिएक्शन है इसको क्या बोलते हैं? लिंक रिएक्शन। क्यों? जो ऊपर की रिएक्शन अपन ने पढ़ी इसको क्या बोलते हैं? लिंक रिएक्शन बोलते हैं। क्यों? रिएक्शन वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि बता रहे Am I right? हाँ, तो लिंक रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस को और क्रैब साइकिल को क्या करती है? जोड़ती है ना। तो इसमें क्या क्या होता है अपन को बिल्कुल याद होना चाहिए, मुंह से बिना को देखे बिना आग बंद करके बोलना चाहिए, है ना। देखा, बता रहा हूँ बोल के देख। सबसे पहले पायरुविक एसिड होता है। पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन करना है। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन करने के लिए अपन ने क्या लिया? कोएंजाइम ए को लिया। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे मतलब हम CO2 वगैरह बाहर निकालेंगे और हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे। हाँ, तो अपन ने कोएंजाइम ए लिया और हाइड्रोजन निकालने के लिए अपन ने ले लिया NAD+। ठीक है, फिर कोएंजाइम ए क्यों लिया? फिर कोएंजाइम, तो अपन ने पायरुविक एसिड रिएक्शन करेगा कोएंजाइम ए से, फिर क्या बनेगा? उससे NAD+ से रिएक्शन करेगा, तो क्या बनेगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए और अपन अभी डायग्राम में देख रहे हैं कि तो क्या बनेगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए और एसिटाइल कोएंजाइम ए और CO2 और NADH प्लस H बनेगा, है ना। अब इसमें एंजाइम यूज़ होगा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, और जो मेटल यूज़ होगा वो होगा मैग्नीशियम+2। इज इट क्लियर? ठीक है, इट्स टोटली क्लियर। और इसका नाम क्या होगा? लिंक रिएक्शन होगा। ठीक, क्लियर है। अब चलते हैं अपन का, और इसमें कितने ATP बन जाएंगे कुल मिला के? कितने NADH बन जाएंगे कुल मिला के? 2। तो इसमें लिखा नहीं है तो अपन रिएक्शन के आगे 2 लगा लेंगे, है ना। क्योंकि इसमें इसलिए नहीं लिखा है इसमें, क्योंकि वो एक मॉलिक्यूल का दिया है। तो कितनी बार हो रही है रिएक्शन? पूरी 2 बार हो रही है ना। क्या टोटल रिएक्शन कितनी बार होगी? ये 2 बार होगी। 2 बार हो गया। चलो, क्योंकि पायरुविक एसिड कितने बने थे? 2 बने थे। एक ग्लूकोज से, हाँ, एक ग्लूकोज से पायरुविक एसिड 2 बने थे। मतलब 2 एस्टर कोएंजाइम बनेंगे, 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे और 2 NADH। हाँ, 2 NADH बनेंगे। अब चलते हैं अपन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल पे, क्रैब साइकिल। तो TCA वाज द फर्स्ट एल्यूसिएटेड बाय डैश।
स्क्रैप का नाम, साइंटिस्ट का नाम, ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि क्या बोला, TCA साइकिल बहुत ठीक हो गया। स्टेप्स क्या है देखो, कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए विद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम में किससे रिएक्शन करता है? ऑक्सिलो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहाँ आया था इससे पहले? अपना पहले आया था, कब आया था? पिछले वाले चैप्टर में आया था। हाँ तो कब ना, इसी चीज में अपनी क्या when oxaloacetic acid is used in photosynthesis, or in photosynthesis where it is used? yes, नहीं यानी C3 का जो C3 है ना, C3 का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन था? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था। हाँ याद आ गया मेरे को, और वो C4 में याद हुआ था, के बाद भी डेफिनेटली है। C4 में ऑक्जेलोएसिटिक एसिड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। हाँ, और जो क्या बोलते हैं, जो इसमें अपना क्या बोलते हैं वो था, कार्बन कुछ था C4 में जो कार्बन C4 में क्या था, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑक्जेलोएसिटिक एसिड था। एक्सेप्टर कौन है? CO2 एक्सेप्टर फोस्फेनॉल पायरुवेट। C4 में CO2 एक्सेप्टर कौन है? फोस्फेनॉल पायरुवेट। और C3 में एक्सेप्टर कौन होगा? RUBP। ठीक है, तो ये कहानी है, ये अपन फोटोसिंथेसिस और ये लिंक है आपस में। चलो ये इसलिए वो पहले आया, ये बात नहीं है। कैसे ऐसे? चलो ये मतलब a with dash and water to form a dash. कहाँ है भैया, रुकना। of the acetyl group with dash and water to form dash in the presence of ऑक्सिलोएसिटिक dash enzyme. सब dash हो गया। Condensation of the acetyl group with dash ऑक्सिलोएसिटिक acid and water to form dash सिट्रिक एसिड, and the presence of dash. सिट्रेट, सिंथेट। हाँ, ए कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड, है ना। तो अब इसमें अगर ध्यान से देखें तो क्या हुआ है, जो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड था, जो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड था ना, वो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड किससे रिएक्शन करेगा? अपना किससे करेगा? अरे यार कुछ नहीं, जो एसिटाइल कोएंजाइम में था ना, वो एसिटाइल कोएंजाइम, हर को सुनना भी है, एसिटाइल कोएंजाइम में किससे रिएक्शन करेगा? ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से, है ना। और ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से करने के बाद वो बना लेगा सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड जो है किसके प्रेजेंस के, एंजाइम के प्रेजेंस में? सिट्रेट सिंथेसिस। सिंपल है, सिंथेसिस मतलब बनना। चलो भैया, और को एंजाइम में तो अलग हो जाएगा। चलो अब चलते हैं अपन कहाँ, सिट्रेट इज आइसोमराइज्ड टू आइसोसिट्रेट। सिट्रेट इज आइसोमराइज्ड टू डैश। Decarboxylation of isocitrate to alpha to alpha ketoglutarate acid। हाँ, decarboxylation of the isocitrate to alpha ketoglutarate acid। ऐसी एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ, अब क्या हो गया, दूसरी बार decarboxylation हो चुका है। पहली बार कब हुआ था? ऊपर पिछली वाली प्रोसेस। हाँ, एक बार यहाँ हो गया decarboxylation, है ना। चलो अच्छी बात है। फिर वो बोल रहे हैं डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा, फिर से अल्फा कीटोग्लिसराइड का भी फिर से होगा। डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लिसराइड एसिड टू डैश, और ये जो कोएंजाइम में बाहर निकला फिर से आ गया भाई सभी। चलो अब सक्सिनल कोएंजाइम इज कन्वर्टेड टू सक्सिनिक एसिड। सक्सिनल कोएंजाइम में किस में कन्वर्ट होगा? सक्सिनिक एसिड, एंड अ डैश मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। जीटीपी मॉलिक्यूल। हाँ, जीटीपी बोल। अब जीटीपी क्या होता है? जीटीपी इज सेम एज एटीपी मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें एनर्जी जो मतलब इसमें अपन को निकालनी नहीं पड़ती। जैसे एटीपी को अपन लोग सीधा काउंट कर देते हैं, वैसे इसको सीधा काउंट कर सकते हैं। कह नहीं सकते, मतलब याद वाली बात है, बट सिमिलर टू इट। हाँ, लेकिन ये जो जीटीपी बना है ना, वो किससे बनेगा? जीडीपी से बनता है। किससे बनता है? किससे बनता है? जीडीपी। हाँ, जैसे वो एडीपी से
से बनता है वैसे ही ये हाँ। जैसे एटीपी एडीपी से बनता है वैसे ये जेडीपी से बनता है। हाँ, अपन ये कह सकते हैं इसमें कि जीडीपी बनता है, जो है जीडीपी से बनता है जीटीपी। और जब ऐसा होता है, मतलब जीडीपी से जब जीटीपी बन रहा होता है ना, तभी क्या बन जाता है कि एटीपी बनता है। क्या क्या एक बार बता, क्या बोला तुमने? तब ये जीडीपी से जीटीपी बन रहा होता है ना। जीडीपी से एडीपी से एटीपी बन रहा होता है तब? नहीं, तो जीडीपी से क्या बने, जीटीपी। हाँ तो जब जीडीपी से जीटीपी बनेगा तो उसी के साथ, मतलब उसकी जब वो हो रहा होगा तभी क्या बनेगा, एडीपी से एटीपी बनता है। ठीक है, उनके साथ ही एक एटीपी। हाँ, तो अपन ये कह सकते हैं कि इसके कारण, मतलब ये कि जो जीडीपी है ना, जीडीपी के जीटीपी में कन्वर्ट होने के कारण अपन को क्या मिल रहा है, एटीपी मिल रहा है एक नया। और वो भी मतलब क्या बोलते हैं, अपन बोल सकते हैं कि जीडीपी के कारण अपना एटीपी बन रहा है। हाँ, और इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की रिएक्शन, सबस्ट्रेट लेवल लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो क्वेश्चन आएगा कि व्हाट हैपन्स इन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या होता है? तो इसमें सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनिक एसिड में। हाँ, और अपना जीटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसिस, जीटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्म होता है, जीटीपी से फिर एटीपी बनता है ना। अब बोलेंगे हाउ में, पहला क्वेश्चन दिया था कि जीटीपी से फिर एटीपी बनेगा। हाँ, पहला क्वेश्चन दिया था कि व्हाट हैपन्स इन दैट, है ना। दूसरा क्वेश्चन ये है कि भैया हाउ मैनी एटीपी मॉलिक्यूल। जीटीपी से एटीपी बन जाएगा ना। हाँ, ओ भाई, फिर हाउ मैनी और एटीपी आर फॉर्म्ड इन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। कितने एटीपी बनेंगे टोटल इसमें टोटल? किसमें, इस वाले में? हाँ, 2 बनेंगे। पागल किस्म की। एक बनेगा ना। एक एटीपी बनेगा। कितने? एक ना। हाँ, 2 कहाँ से ठीक है। ठीक, एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन था व्हाट हैपेंस क्या होता है, ठीक देख लिया। दूसरा का हाउ मैनी एटीपी आर फॉर्म, एंड तीसरा आएगा कि भैया कुछ नहीं, बस देखो 2 क्वेश्चन बने कि क्या होता है उसमें। तो अपन ने बोला सक्सिनाइल कोएंजाइम में से क्या बनता है, सक्सिनिक एसिड, है ना। और फिर और क्या होता है, और जीडीपी से जीटीपी कन्वर्ट होता है, एडीपी से एटीपी बनता है ना। और कितने एटीपी बन गया, एक एटीपी बन गया। ठीक, नाम पता ही होगा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अभी क्वेश्चन आएगा तो 100% बन जाएगा। चलो आगे बढ़ो। ठीक, अपन लो इन अ कपल रिएक्शन GDP is converted into GDP with the simultaneous synthesis of ATP from the ADP। ओ भाई साहब, इसमें क्या हुआ है, इन्हें बोला जीटीपी मॉलिक्यूल जो है ना वो कन्वर्ट होता है काय में, जीडीपी में। हाँ, ध्यान रखना, ये जो एक डी से टी बन रहा है और एक टी से डी बन रहा है। मतलब एक तरीके से ये हो रहा है कि फॉस्फोरस मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है, एक तरीके से कह सकते हैं अपन, है ना। देख, इसका टी था, जीडीपी था ना, वो जीडीपी काय में कन्वर्ट हुआ, जीडीपी में। और यहाँ पे जो एडीपी है वो एटीपी में कन्वर्ट हो गया। तो फॉस्फोरस का क्या हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है ना, इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र हुआ होगा। कैसे लेकिन? क्यों, देख जी टीपी था, हाँ तो डी बन गया है, डी बन गया है, एक फॉस्फोरस कम हो गया, और नीचे एडीपी था और अब एटीपी बन गया, तो एक फॉस्फोरस बढ़ गया इसमें, ऊपर वाले में फॉस्फोरस क्या हुआ था, कम। हाँ, मतलब जीटीपी से जीटीपी से जब जीडीपी बना तो फॉस्फोरस एक कम हो गया। हाँ, और एडीपी से एटीपी बन गया तो फॉस्फोरस इसमें बढ़ा है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, इनडायरेक्टली कौन ट्रांसफ़र हुआ है, फॉस्फोरस। तो ये वाली बात है, सोचने वाली बात। इनडायरेक्टली ट्रांसफ़र क्या हुआ, फॉस्फोरस। ये पता है एनसीईआरटी में कभी नहीं मिलती ये चीज़ें, अपन पढ़ रहे हैं ना। एनसीईआरटी में ढूंढ के पागल हो जाते हैं जब जाके ये चीज़ें बाहर निकल के आती हैं इतनी मुश्किल से। एक पॉइंट लिखे ना इसमें से, तो देखना, पढ़ के देखना एनसीईआरटी इसकी। ठीक है, ओके, है ना। चलो, ग्लूकोज ऑक्सीडेशन ऑफ डैश मतलब सक्सीनेट टू डैश, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सीनेट टू डैश,
सिंपल। अब जो सक्सिनेट बना उसका ऑक्सीडेशन फ्यूमिनेट में करेंगे। फ्यूमिनेट। एंड देन टू मैलेट, द ऑक्सीडेशन ऑफ मैलेट टू डैश ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। यानी अपन वापस शुरुआत कहाँ से करी थी, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड से करी थी ना अपन ने, वापस उसी पे। वापस आ गए। ठीक, साइकिल है ना वो एक प्रकार की। ओके, अच्छा इतने सारे पॉइंट हो गए। अब बिना देखे बता सकती कौन कौन से केमिकल का। सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम ने कैसे रिएक्शन करी, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड से करी, तो वो बना लेगा अपना सिट्रिक एसिड। और एंजाइम कौन सा लगेगा, एंजाइम तो चलो नाम के हिसाब से सिट्रेट सिंथेटिस लग जाएगा इसमें, है ना, जो बन रहा है उसी के हिसाब से लगेंगे। फिर सिट्रिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होगा आइसोसिट्रेट में, है ना। आइसोसिट्रेट का फिर डी कार्बोक्सिलेशन होता है ना। और क्या बनेगा, कीटो ग्लूटारिक एसिड बनेगा, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बनेगा। फिर ये अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड का फिर से डी कार्बोक्सिलेशन होगा, है ना। तो इससे बनेगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अब यहाँ पर जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड बनेगा तब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा और जीटीपी मॉलिक्यूल बनता है मतलब उस दौरान। तो फिर जीटीपी फिर बाद में कन्वर्ट होगा जीडीपी में और एडीपी कन्वर्ट होगा ये वाला बता दो ना सर। एटीपी में। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होगा, बस इतना ही है ना। इसके दौरान मतलब जब ये हो रहा होता है तब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, अपने इसी को दिखा था डिटेल में, है ना। फिर अब जब सक्सिनिक एसिड बन गया तो सक्सिनिक एसिड काय में कन्वर्ट होगा, फ्यूमिनेट में, और फ्यूमिनेट कन्वर्ट होगा मैलेट में, मैलेट वापस हो जाएगा ऑक्सिलो एसिटिक एसिड में। ऑक्सिलो वाह, एसिटिक एसिड। सारे केमिकल वगैरह हैं, वाह मज़ा आ गया। अच्छा इसमें एक चीज़ है, सिंपल सा इजी सा है और इसके बाद से अपन नहीं कर रहे हैं प्लीज। पायरुविक एसिड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है ना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, पायरुविक एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं, ठीक है। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए ने जब कोएंजाइम ए बाहर निकालेगा, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम में मिलेंगे आपस में, है ना। तो यहाँ से सी कोएंजाइम में बाहर निकल जाएगा, है ना। इसके बाद सिट्रिक एसिड बन गया 6 कार्बन का। सिट्रिक एसिड ने अपना कार्बन बाहर निकाल दिया। अब देखो यहाँ से डायग्राम में इंपॉर्टेंट बात है, Na इस दौरान जब भी ऑक्सीडेशन हो रहा है ना तो यहाँ पे क्या बन रहा है, NAD प्लस और NADH प्लस H प्लस बन रहा है, मतलब यहाँ पे और ये NADH प्लस बन रहा है सिंपल। और नीचे कीटोग्लूटारिक एसिड में भी यही हो रहा है, NADH प्लस बन रहा है। और ADP तो अपन देख ही लिया था, इसमें लिखा नहीं, पूरा अपन ने पढ़ लिया था। फिर सक्सिनिक एसिड से जब फ्यूमिनेट बनता है ना तो यहाँ पर थ्योरी में नहीं आया, मैं बता रहा, फ्यूमिनेट बनता है तो FADH2 बनता है, FADH2। फिर मैलेट बनता था तो मैलिक एसिड हो गया, और फिर इसके बाद फिर से एक बार डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होता, सिर्फ ऑक्सीडेशन अकेला होता है, और इसमें NADH प्लस बनता है। ऑक्सीडेशन होगा तो फिर H प्लस ऐड हो गया ना, ऑक्सीडेशन में H प्लस बाहर रिमूव हो गए फिर से, अच्छा बाहर। हाँ, और फिर पानी ऐड होगा दोबारा, फिर वही बन ही जाता है, और एसिटिल कोएंजाइम में पानी ऐड होता है, फिर से आगे बढ़ती है प्रोसेस। तो अपन को क्या याद रखना है, अब मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से थोड़े से क्वेश्चन बनाते हैं, चलो इसके, ठीक है, डायग्राम से बनाओ। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, अपन साइड में लिखें डायग्राम के, कि भैया पूरी क्रैब साइकिल बनेंगे अब, तो पूरी क्रैब साइकिल में ATP कहाँ बनता है, पहली बात, क्वेश्चन नंबर 1। ATP कहाँ बनता है? हाँ, वेयर डज ATP फॉर्म्ड? तो वो अल्फा कीटो ग्लूटारेट एसिड और सक्सिनिक एसिड के बीच में बनता है। नो, सक्सिनाइल, स्टेप का नाम अपन को नहीं बताना, अपन को पूरा केमिकल कन्वर्जन बताना। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जब काय में कन्वर्ट हुआ था, सक्सिनिक एसिड में। क्रैब साइकिल में नहीं लिखेगा, वो साइकिल में नहीं लिखा पूरा इन्हें केमिकल के नाम, ठीक है ना। अच्छा, ATP बना। फिर क्वेश्चन नंबर 2, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, हाँ, फिर क्वेश्चन नंबर 2 कि भैया अपन को बताओ कहाँ NADH बना है, कितनी जगह पे बना है और कहाँ बना है? 3 जगह बना है NADH। हाँ, कहाँ? एक तो
आइसोसिट्रेट किधर बना है? आइसोसिट्रेट के आगे बना है एक तो, हाँ। एक कहाँ बना है फिर? कीटो एक ग्लूटारेट के आगे। अल्फा कीटोग्लूटारेट के इधर आगे बना है। हाँ, और एक अपना बना है इधर मालेट की। मैलेट के आगे या मैलेट के पहले बन गया? मैलेट के आगे बना है। मालेट क्या? हाँ, तो मैं अपन कह सकते हैं कि मैलेट कन्वर्ट हुआ ऑक्सिलो एसिटिक एसिड में ना, तब बना। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ तब बना, है ना। आइसोसिट्रेट कीटोग्लूटारिक में कन्वर्ट हुआ तब बना, ठीक है, ओके। अब ये पूछेंगे कि डीकार्बोक्सिलेशन कहाँ होता है, क्वेश्चन नंबर 3। कार्बोक्सिलेशन दो जगह, और कहाँ कहाँ? एक तो हो रहा है अपना सिट्रिक हाँ, सिट्रिक एसिड, इसी के साथ, हाँ, आइसोसिट्रिक एसिड में बनता इसी के साथ हो रहा है। NADH से याद हो सकता है, NADH में शुरू में दो NADH निकल रहे थे ना, हाँ। तभी क्या हो रहा था उसी के साथ ठीक है ओके, आगे। डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा था। एक क्वेश्चन नहीं आएगा, एक क्वेश्चन नहीं आएगा, FADH कहाँ बनता है? FADH2 FADH सिर्फ एक जगह बनता है। कहाँ? एक तो अपना FADH बनेगा यहाँ पे, जब फ्यूमेरेट से जब माले बनेगा ना, मैलिक एसिड। फ्यूमेरेट से मैलिक एसिड बनेगा, हाँ, फ्यूमेरेट से मैलिक एसिड बनेगा, हाँ सही है सही है, फ्यूमेरेट के बाद ही बनेगा मतलब। नहीं, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है ना, सॉरी सक्सिनिक एसिड है ना, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरेट बनता है तब बनेगा, हाँ, फ्यूमेरेट बनेगा उससे पहले ही बन जाएगा, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरेट बनेगा, ओके ओके, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरेट बनेगा, ठीक। चलो ये तो हो गया, FADH का बनता पता होना चाहिए, NADH का पता होना चाहिए, और ATP का पता होना चाहिए, डीकार्बोक्सिलेशन का पता होना चाहिए। क्या बोला तूने अभी? ATP का, NADH का, और FADH2 का, और CO2 निकल रहा है, कब पता होना चाहिए, बस खत्म हो गया, और नाम तो याद नहीं है, तो ये क्वेश्चन आएंगे, बस खत्म हो जाएगा अपना काम। अब चलते हैं अपन, अब इसमें थोड़े पॉइंट और लिखे हैं थ्योरेटिकल, वो देखकर, और ATP कितने कहाँ बने हैं उसको देखकर फाइनली खत्म कर देंगे फिर ये तो एट 3 पॉइंट्स ऑफ TCA, अब इसमें देख लिखा भी है थ्योरी में, एट 3 पॉइंट्स ऑफ TCA NAD प्लस इज रिड्यूस्ड टू NADH प्लस, अपन ने अलग से लिख लिया, वो अपन ने जो करा था वो, हाँ अभी मैंने अलग से लिख लिए है ना, तो अब ये यहाँ से मतलब आ जाएगा। एट 1 पॉइंट FAD प्लस इज रिड्यूस्ड टू FADH2, ठीक है। कंटिन्यूड ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिक एसिड वाया TCA रिक्वायर्स कंटिन्यू रिप्लेनिशमेंट ऑफ ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। अब देख, इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू रिजनरेशन ऑफ NAD प्लस FAD प्लस फ्रॉम NADH एंड FADH2। समरी इक्वेशन फ्रॉम दिस फेज फॉर दिस फेज गिवन बिलो। अब देख, पूरी क्रेब्स साइकिल को इनने क्या करा, एक रिएक्शन में लिख दिया, हाँ ठीक है, आ गया। और लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल को जोड़ के रिएक्शन बनाई है, मतलब नीचे, है ना। अब तो पैरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू 3 CO2 मॉलिक्यूल्स, 4 NAD प्लस का में कन्वर्ट हो गया 4 NADH में, एक FADH कन्वर्ट हो गया FADH2 में, 2 पानी के मॉलिक्यूल यूज हो गए, है ना, एक ADP कन्वर्ट हो गया ATP में, इतनी कहानी हो गई। और ये सब का सब कहाँ हो रहा है, बताना है कुछ। मतलब लिंक रिएक्शन में क्या हो रहा था, एक पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल यूज हो रहा था, एक NADH यूज हो रहा था, और कैरेब साइकिल में कितने NAD यूज हुए हैं, 3, तो उनको मिला के लिखेंगे तो 4 लिखाएंगे ना, और एक FAD बना है, यूज हुआ है, मतलब पानी के मॉलिक्यूल 2 यूज होंगे, क्योंकि कैरेब साइकिल में जो है ना, कैरेब साइकिल में एक पानी का मॉलिक्यूल लगा है ना, कैरेब साइकिल में एक ही लगा है, फिर इसमें 2 क्यों लिखे हैं, वो देख लेंगे, पानी तो लगे होंगे तो कोई बात नहीं, है ना। और ADP मॉलिक्यूल एक लगा है, वहाँ पे ADP तो वहाँ लगा था जब वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरेशन हो रहा था, तब लगा था, है ना। तो इतना सब लग गया, और यहाँ से ये सब निकल गया, 3 CO2 H प्लस NADH और FADH2 और ATP, क्लियर है कहानी, ठीक है। चलो भैया अब आ जाओ कहाँ, 10, अरे तो अब 10 ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन, ETS नहीं कहता है, 10 ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू 6 CO2, 8 NADH, 2 FADH एंड 2 ATP।
अब डबल क्यों कर दिया ये? क्योंकि एक से हुआ था, ग्लूकोज में ऐसा कब वो डबल होगा सब कुछ। हाँ ठीक है, क्योंकि ये 2 बार हो रहा है ना हाँ, वैसे भी। तो अब यहाँ से देखना, एक ग्लूकोज से 6 CO2 बने, NADH कितने बने? 8। ठीक है, देख मैं बताऊं, 8 6 8, 2 FADH बने और 2 ATP बने। तो 18 अपन ATP गने, हम देखो ATP गने। 18 टोटल 18 होंगे। हाँ, टोटल 18 है ना ये। क्या टोटल 18 है? देख 2 ATP, 2 FADH और 8 ये NADH2, 6 अपने CO2 निकल रहे हैं, तो अपना टोटल 18 हो गया है। क्या 18 हो गया? मतलब टोटल अपना जो एनर्जी। एक सेकंड रुको, 1 मिनट। आप देखे ना, क्या बोलते हैं, जो 8 NADH है ना, एक 8 NADH है ना, 8 NADH, उससे कितने ATP बनेंगे अपने? 1 से 3 बनते हैं, हाँ तो 8 से कितने बनेंगे? 24। सब मिला डालो, CO2 को NADH से मिला दो, NADH को ATP से मिला डालो। अरे हाँ, अरे छोटे छोटे 8 से कितने, 8 से कितने बनेंगे? क्योंकि एक उसमें 3 बनते हैं। हाँ, 8 से 24 बनेंगे। हाँ, और इसमें 2 बनते हैं, तो मतलब यहाँ 4 बनेंगे FADH। हाँ, 4 बन जाएंगे। 4 ये FADH2 बन जाएंगे, और ये 2 तो ये 2 ही रहेंगे। 2 ही 2 रहेंगे। ग्लाइकोलिसिस के 2 मिला लो यहाँ पर। हाँ सर, उसको मिला दो। ठीक, ग्लाइकोलिसिस के मिला लो। चलो, तो अब बता दो मिला कितने हो गए? 4 25 32 26 27 28 28 ही हो गए हैं, 28 28 और 2 इसके। 30 32 हो रहे हैं। वैसे तो कुछ कम पड़ रहे हैं ATP यार, कहाँ पड़ रहे हैं कम? 38 होना चाहिए ना टोटल। ग्लाइकोलिसिस में 8 ATP बनते हैं। जो ग्लाइकोलिसिस होती है ना, उसमें 2 नहीं बनते। ग्लाइकोलिसिस में कितने बनते हैं? 8 ATP बनते हैं। बताएं क्यों? क्योंकि उसमें एक NADH भी बन रहा था, लेकिन उसे अपन यूज़ नहीं कर पा रहे थे ना। लेकिन जो यूकैरियोट होंगे हाँ, तो, लेकिन अपन वो अब तो भैया इधर कैसे यूज कर पा रहे हैं क्योंकि अपन? इधर माइटोकॉन्ड्रिया है तो इधर तो यूज़ हो जाएगा। क्यों होगा भैया, अपन ETS में तो ही ना अभी पहुंच रहे हैं। अरे पागल इंसान, अभी तो अपन ETS नहीं पहुंचे, तो अभी ये वाले NADH का भी तो अपन बना ही रहे हैं ना। देख रहे हैं अपन कितने बन सकते हैं, पॉसिबल कितने हैं। अच्छा ओके, पॉसिबल इसके अंदर पागल, लेकिन अपन अभी फिर भी चल ठीक है, ओके हाँ। अपन तो 24 24 और 4 और 2 और 8, अरे ठीक है, हो गया 38 आ गया मेरे को। कुल मिला के ये 28 30 कैलकुलेशन कर दिया, आ गया मेरे को सब समझ में। 38 ATP हो गए। तो अभी ग्लाइकोलिसिस से आगे कहानी जो है वो अपन कल देखेंगे। ETS और ETS के बाद का जो रेस्पिरेशन है वो सारा रेस्पिरेशन कल देखेंगे। हाँ, तू बता। ETS और ये सब अपन बाद में देखेंगे कल। अरे एक सेकेंड